हरासमेंट तो नहीं हो रहा आप लोगों का? सर मुझे 7 लाठियां यहाँ मारी। उन्होंने कहा आप लोग सब देशद्रोही हो। पुलिस वाले कह रहे थे। तो खतरनाक लाठी चार्ज किया कि इनको मर्डर करने की परमिशन। अपनी सिटिंग या दिन पिक्सेलेटेड इतना ब्लर कर देंगे और वो बोल रहे ये देखो इसके लीक्स आए हैं। All of a sudden, all of us have become anti-national. धमकाकर माफी करवा रहे हैं। And then PM is saying thank you for the माफी। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। Who is he to be thanking for the माफी? उस दिन हम लोगों ने हर फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप देख लिया। जिसको मेरी रक्षा करनी चाहिए वही मुझे पीटे जा रहा है। क्या एंड उसके बाद मैंने देखा ब्रो ये तो बहुत घोर वायलेशन कर रहे हैं। तो फिर मैंने पढ़ा, मैंने लॉयर्स जो थे ऑनलाइन लीगल एड दे रहे थे तो उनके नंबर्स स्पीड डायल पे रखे, सब सेव किया था कि मुझे पता है कि कुछ भी कर सकते हैं। राजीव, दोस्तों देश की युवा पीढ़ी के सामने मोदी और अमित शाह पूरी तरह से सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि कल किस तरह नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी को ये तो पता ही होगा कि ऐसा कहने पर तीखी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन वो ये अंदाजा शायद नहीं लगा पाए थे कि इस नाम से एक पार्टी ही बन जाएगी। जी हां, दिमागी नक्सल पार्टी सोशल मीडिया पर दिख रही है, ट्रेंड कर रही है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी दिखने लगी थी, वैसे ही अब दिमागी नक्सल पार्टी भी अब डीएनपी दिमागी नक्सल पार्टी सोशल मीडिया पे आप जाके देख लीजिए और उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। वैसे मोदी की पीढ़ी के ही विपक्षी नेता इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि जेन जी को कोस कर आप अब सत्ता की राजनीति नहीं कर सकते और अब तो जेन अल्फा सामने है। वही मनोज कुमार जैसे पी चिदम्बरम ने कहा है। जी हाँ, पी चिदम्बरम, उन्होंने क्या कहा है देखिए, मुझे दिमागी नक्सल होने में गर्व है। देख लिया आप, मुझे दिमागी नक्सल होने में गर्व है। वही मनोज कुमार झा आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी आज सुबह ही प्रधानमंत्री को समझाइश दी थी कि प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, बच्चे युवा जिज्ञासु लोग दिमागी नक्सल शब्द देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब आप कई भारतीय भाषाओं में और हर संभव प्रारूप में वायरल होने वाले मीम्स, रील्स, कार्टून, पैरोडी, कविताएं दिमागी नक्सल शब्द और गीतों के लिए तैयार हो जाए। मोदी सरकार को डराता है। अब ये बनने वाला है दिमागी नक्सल। 22 अगस्त को 56 इंच तो सुन ही रहे हैं मोदी जी। तो अब देखना होगा कि दिमागी नक्सल शब्द अब और किस तरह से मोदी सरकार को डराता है। इधर राहुल गांधी ने भी 22 अगस्त को होने वाले छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है उसका ऐलान कर दिया कल ही। राहुल गांधी लिख रहे हैं पुणे में करने जा रहे हैं, महाराष्ट्र पुणे। और आज एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ लिखा है इस कार्यक्रम के बारे में, जरा वो भी आपके सामने रखता। राहुल गांधी लिख रहे हैं, देश के युवाओं ने मोदी सरकार के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की वो काबिले तारीफ है। हमें इन युवाओं पर गर्व है, खासकर उन लड़कियों पर जिन्हें बीजेपी के गुंडों की बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनकी आवाज दबाई जा रही है, दबाई जा सकेगी। 22 अगस्त को छात्रों की गूंज पुणे पहुंच रही है, जहां इस बार का कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए होगा, सिर्फ लड़कियों के लिए। अब लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा। तो जाहिर है कि संसद में जब विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो जनता की आवाज जनता के बीच जाकर ही उठाई जाएगी। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने संसद में भी जब यही कोशिश की थी तो उन्हें अब नोटिस दे दिया गया है कि उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। संजय राउत ने इस पर राहुल गांधी का बचाव करते हुए जो कुछ कहा है जरा उसको सुन लीजिए। आपको बता दूं कि इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो किया था राहुल गांधी ने, उस इडियट शब्द के कारण राहुल गांधी को ओम बिरला के ऑफिस से नोटिस थमा दिया गया है, शो कॉज नोटिस। इडियट बोलना इस देश में गुनाह है क्या? ये बयान गवाही दे रहा है कि विपक्ष अब सत्ता के हमलों से डरकर झुकने वाला नहीं है। वैसे मोदी और अमित शाह को कोई और नहीं मिलता तो सोनिया गांधी को ही निशाने पर लिया जाता है। आप जानते हैं, शुरुआत से आप देख रहे हैं सोनिया गांधी को कितनी बार निशाने पर लिया गया। जैसे कल कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाए जाने के दौरान सोनिया गांधी ने इशारा करके राहुल गांधी से कुछ कहा तो उस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है कि वो राष्ट्रगीत बीच में रुकवा रही थी। हालांकि अब तक जितना भी राष्ट्रगीत गाया जाता रहा है, जितनी बार भी, हर बार सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा था, बल्कि वो खड़ी रही सावधान की मुद्रा में। लेकिन उन पर आक्रमण करने का बहाना चाहिए जो बीजेपी को मिला। और अमित शाह ने आज अलवर में कहा है कि आपने जो पाप किया है, अमित शाह कह रहे हैं कि आपने जो पाप किया है उसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी।
कोई वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत को अधूरा छोड़ने के बारे में सपने में भी कैसे सोच सकता है। ये बात कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह कि आपने जो पाप किया है, कह रहे थे कि कांग्रेस मुख्यालय में पाप हुआ, ये भी कहा है आभार व्यक्त करते। तो ये आखिर अमित शाह कांग्रेस मुख्यालय में पाप की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके कार्यक्रम से पहले कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया। ऐसा पाप पता नहीं उन्हें क्यों नहीं दिखता है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इस पर क्या लिखा है, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। तो अब देखना आशुतोष रांका लिख रहे हैं, अगर अमित शाह एंड कंपनी चाहते हैं तो सीजेपी पूरे देश में जल्द ही जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगी। 22 अगस्त को होने वाले छात्र, यानी अब बीजेपी को सीधी चुनौती मिलने लगी है। इधर पश्चिम बंगाल में सीजेपी आंदोलन में शामिल होने वाले अब्दुल के पिता की मौत हुई, और वो तब हुई जब अब्दुल के यहाँ घर पर हमला बोला गया। कल बीजेपी के मोदी सरकार के सामने जिस साहस उनके पिता की मौत खड़े होकर हॉस्पिटल जवाबदेही की मांग की, तो इस पर बीजेपी को घेरते हुए सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने जो कुछ लिखा है, जरा वो भी देख लीजिए। कह रहे हैं कि आज की सरकार ज्ञान, स्कूल, विज्ञान और बुद्धिजीवियों के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि वे गुंडागर्दी करेंगे, युवाओं को डराएंगे और बच निकलेंगे, लेकिन वे गलत हैं। हम और मजबूत होकर उभरेंगे और हम स्कूलों को ठीक करेंगे। पूरा सीजेपी परिवार अब्दुल के साथ है। ये देखिए, पूरा सीजेपी परिवार अब्दुल के साथ है। यानी आप डराने, धमकाने, मार पीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने ये रिजल्ट दिख रहा है ऊपर से नीचे तक। अब नोटिस दे आप जब कुछ नहीं बचता है तो फिर आप पहले अर्बन नक्सल कहते थे, अब दिमागी नक्सल कह रहे हैं। राहुल गांधी का बचाव करते ये दिमागी नक्सल कौन है? जिनके पास दिमाग है वो नक्सल है। आपको बता दूं, मोदी जी बताइए आपके पास दिमाग है या नहीं? जो किया था राहुल गांधी। चलिए तो आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी और शाह 20 जुलाई की गलतियों से सबक नहीं ले रहे और खुद अपनी सत्ता गिराने में लगे हुए हैं। खुद अपनी सत्ता गिराने में लगे। राहुल गांधी का बचाव जनता ने खोल दिया है मोर्चा इस देश में। कैसे खोला है वो, और देश में बड़े बदलाव की आहट है। आज इसी पर रविवार का दिन है, थोड़ा विस्तार से सुकून से रहिए, सुनिए और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तेकबाल है। स्वागत इस्तेकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूं। स्वामी जी आपके पास फॉलो भी करते। आपने ज्वाइन किया कि नहीं नई पार्टी? स्वामी जी दिमागी नक्सल अगर हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। कि जेन जी को नहीं, उसमें ये कंडीशन लगाई थी उन्होंने, राजीव जी, ये कंडीशन लगाई थी जिनके पास दिमाग है केवल वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई देखिए मेरी डिग्री तो सही है, मैंने तो इंजीनियरिंग MBA किया है और एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है नहीं, तो मैं क्वालिफाइड हूँ। मैंने उनसे पूछा कि साहब उम्र का कोई बंदिश है? उन्होंने कहा केवल ये बंदिश है कि आपके पास दिमाग होना चाहिए, क्योंकि भाई जो दिमाग होगा वहीं तो फिर कोई इस प्रकार की चीज होगी कि नस्ली दिमाग होगा, वरना अगर दिमागी नहीं होगा तो फिर उसके अंदर कोई चीजें नहीं हो सकती। देखिए एक चीज तो राजीव जी मैं मानता हूँ, मैंने जब भी अध्यापन किया या अपने छात्र जीवन में जो मैंने सीखा, देखिए हमारे देश के युवाओं के बीच में जिज्ञासा का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारी शिक्षा प्रणाली में जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये है कि अध्यापक ये समझता है जैसे क्लास का वो बाउंसर है और वो छात्रों को दबा के रखता है और छात्रों को प्रश्न पूछने से रोकता है, क्योंकि उसका ज्ञान परिलक्षित होता है कि उसको ज्ञान है या नहीं। देखिए मैं ये मानता हूं अगर जिज्ञासा होगी, प्रश्न पूछें, अगर आप ये पूछें कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, किस वजह से हुआ, तो आपके ज्ञान चक्षु खोलेंगे। आपने जैसे देखा न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार किया, भाई आप उसके पहले ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि लोग सेब के पेड़ के भी नीचे नहीं बैठे होंगे, उनके सिर पे सेब नहीं गिरा होगा, लेकिन लोगों के सिर पे सेब गिरा होगा, उन्होंने खा लिया होगा, उन्होंने कहा मेरी किस्मत अच्छी है, परमेश्वर की बड़ी कृपा है, सेब मिल गया और सेब खा लिया उन्होंने। अब उन्होंने न्यूटन ने ये पूछा, ये सोचा ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, जिज्ञासा, तर्क, और उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार हो गया। देखिए यही चीज आज के तारीख में कोई अंतिम सत्य नहीं है, टीचर को भी अंतिम सत्य नहीं पता है, किसी को भी अंतिम सत्य नहीं पता है। अगर अंतिम सत्य पता होता तो जो पहले माना जाता था कि धरती जो है वो सपाट है, उसके बाद माना जाता रहा कि धरती जो है गोल है,
वो जो है एक नागराज के शीश पे बसती है और पृथ्वी स्थिर है और बाकी ग्रह चक्कर काटते रहते हैं। धीरे धीरे जैसे तर्क वितर्क हुआ और उसको साइंस ने डेवलप किया तो पता चला कि क्या वास्तविकता है। तो ये चीजें परिवर्तित होती रहेंगी। हो सकता है आज से 50 साल के बाद राजीव जी ऐसा हो कि भाई लोग कहें यार पेट्रोल डीजल का उपयोग क्यों करते थे, हवा से गाड़ियां चल सकती हैं, तो बड़े हमारे पूर्वज थे, इनको कुछ आता ही नहीं था। देखिए ये जो सोच है इससे मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी वालों को परेशानी है। ये जो जिज्ञासा है, जो तर्क है, जिसको हम कहते हैं कि लॉजिक, आइए डिस्कस करते हैं। जो हमारी शास्त्रार्थ की परंपरा थी उसको खत्म करके जो ऊपर से आदेश आए उसको मानते ही चले जाएं। और मेरे ख्याल से देखिए राजीव जी, वास्तविकता ये है मोदी जी ने एक ऐसी जगह पे वार कर दिया है और ये क्यों उड़ते हुए तीर ले रहे हैं मुझको ये बात समझ में नहीं आ रही। पहले उड़ता हुआ तीर चीफ जस्टिस जो इंडिया साहब ने ले लिया जब उन्होंने कॉकरोच कह दिया, फिर मनन मिश्रा ने ले लिया, फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। आज हिंदुस्तान की जितनी भी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना अपना विरोध उसमें प्रदर्शित कर रही हैं, वकीलों के अंदर से भी विरोध। अब ये मोदी जी ने लाल किले में जाके एक उड़ता हुआ तीर खुद फिर ले लिया। अरे वहां जाके अगर बच्चों से सीधा बात करते और बच्चों से कहते कि नहीं तुम हमारे देश का भविष्य हो और तुम्हारे हाथ में हमारा देश का भविष्य है, हम तुम पे विश्वास करते हैं, 20 तारीख को जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, पेपर लीक नहीं होंगे, शिक्षा प्रणाली ठीक होगी। जो जाके हर गांव के अंदर स्कूलों को दिखा रहे हैं लोग, वीडियो दिखा रहे हैं कैसी स्थिति। ऐसी तो जब मैं बचपन में जीआईसी में पढ़ता था तो मुझे ऐसी स्कूल की बिल्डिंग इतनी खराब नजर नहीं आती थी। आज के तारीख में उनकी दीवारें गिर रही हैं, उनके प्लास्टर गिर रहे हैं, बाथरूम के अंदर वीडियो में ऐसे दिखाए जा रहे हैं, इतनी बदबू, इतनी सड़न, इतनी बदबू, इतनी सड़न। पानी लोग निकाल के दिखा रहे हैं, जो बच्चे पीते हैं बिल्कुल पीला पानी, गंदा पानी। तो देखिए वास्तविकता ये है, ये उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं। और ये जो मोदी जी ने कहा है ये बिल्कुल इसको न तो जेन अल्फा इसको स्वीकार करेगा न जेनजी इसको स्वीकार करेगा, क्योंकि ये जो बात उन्होंने कही है बिल्कुल जेनजी और जेन अल्फा के खिलाफ कही है। और हम जो माता पिता हैं या पितामह हैं, जो बुजुर्ग हैं, ये अपने बच्चों का इस प्रकार का पान, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे जिज्ञासु हों, हमसे प्रश्न पूछें, हमसे तर्क करें, हमसे करें और उसके बाद हम लोग एक कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि आप देखिए जितना ज्यादा डिबेट होगा, जितना ज्यादा मनन चिंतन होगा, जितना ज्यादा स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान होगा, उतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो आरएसएस की विचारधारा है, जो तानाशाही की विचारधारा है, उसके अंदर तर्क का कोई महत्व नहीं है। और मेरे ख्याल से इसीलिए उन्होंने एक उड़ता हुआ तीर ले लिया और एक ऐसी गलती कर दी। आगे आने वाले दिनों में अभी जैसे ये बना है नक्सली दिमाग जनता पार्टी, तो आप देखिएगा ये भी एक आंदोलन जोर पकड़ेगा, क्योंकि ये केवल 19% लोग जो दिमाग विहीन है या दिमाग को लॉकर में रख के आते हैं, उनका प्रवेश इसमें वर्जित है। मैं सनातनी हूं, शुद्ध सनातनी हूं, लेकिन साथ साथ जो परिभाषा मोदी जी बता रहे हैं कि जिनके पास दिमाग है वो दिमागी नक्सल है, तो हाँ मैं दिमागी नक्सल हूँ। मतलब आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस के नहीं हैं तो आप दिमागी नक्सल। अब नोटिस दे दिया गया। हाँ मतलब एंटायर, अगर आपकी डिग्री जो है असली है तो आप इसमें पात्रता है आपकी, लेकिन अगर फर्जी डिग्री वाले जैसे सबराज चौधरी हैं या स्मृति ईरानी हैं या माननीय मोदी जी हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से इसमें जो आयोजक है उनसे कहूंगा इनका प्रवेश वर्जित कीजिए, डिग्री को चेक करा लीजिए। अगर डिग्री सही है और उन्होंने डिग्री उन्हें यूनिवर्सिटी ने दी है तो उसको इसमें पात्रता रखे, बाकी लोगों को इसमें प्रवेश न दें। राहुल गांधी का बचाव करते हुए प्रशांत जी, आप हैं क्या दिमागी नक्सल? आपके पास भी शायद नहीं है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, तो आपके पास भी नहीं है। क्यों भेजा है नोटिस? बिल्कुल मालूम है? दिमागी नक्सल नाम का एक ट्विटर हैंडल कहने पर तीखी उसको फॉलो भी कर रहा है। लेकिन वो ये अंदाजा शायद तो बहुत सारे दिमागी नक्सल पार्टी, दिमागी नक्सल जनता पार्टी, दिमागी नक्सल के सोशल मीडिया हैंडल्स आ गए हैं, उसमें से कुछ मुझे जगह फॉलो भी कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया, वैसे ही तो दिमागी नक्सल पार्टी भी, देखिए ये जो नई जनरेशन है सोशल मीडिया वो इसी तरीके से मोदी जी के तमाम सारे या बीजेपी के तमाम सारे बातों को हंसी उड़ा देती है। आप याद कीजिए जंतर मंतर पे क्या हो रहा था, ये गोदी मीडिया कह रहा था कि जी पाकिस्तान से फंडेड है ये, तो एक लड़का वहाँ कह रहा था कि जी पाकिस्तान से 20 रुपए का वो आया पेटीएम, तो मैं बैटरी रिक्शा करके आया हूँ, अब 40 रुपए का पेटीएम जो है मैं कराऊंगा चाइना से, तो कुछ यहाँ पे खाऊंगा। तो ये तो हंसी मजाक में ये सब उड़ा देते हैं।
और इसी तरह ये मोदी जी का लाल किले से जो उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय निकाला अर्बन नक्सल का नया वर्जन, दिमागी नक्सल। देने के लिए अब उसमें तो ये भी मजाक उड़ गया कि साहब दिमागी नक्सल तो वो होगा जिसके पास दिमाग होगा। प्रारूप में वायरल होने वाले मीम, तो ये एक नया जो शिगुफा जो मोदी जी ने छेड़ा। और दूसरी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ राजीव जी, वो क्या है और सीरियस नोट कि 56 इंच तो जो डॉक्टर लोहिया ने कहा तो था अब देखना होगा कि दिमागी कि नक्सल जिंदा शब्द कौमें अब 5 साल किस तरह इंतजार से नहीं मोदी करती। सरकार को डराता है। इधर राहुल गांधी ने भी आज मुझे वो देश में होता हुआ दिख रहा है। का जो कार्यक्रम है आप उसके मीडिया ऐलान खोलें, करते सोशल हैं। मीडिया खोलें, आप कहीं पुणे में तो जाएं सरकार है सड़कों पे, महाराष्ट्र, आपको ये दिखाई दे रहा है वीडियो शेयर करते कि हुए ये राहुल जो गांधी जिंदा लिखा कौमें है, 5 साल इंतजार नहीं करती जरा हैं, वो भी आपके ये सामने। होता हुआ आपको दिख राहुल रहा है। गांधी लिख रहे हैं, देश के युवाओं ने मोदी और सरकार के सामने मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो मूड, नेशनल मूड दिख रहा है मुझको, ये हमें इन 2029 तक सस्टेन कर पाएंगे मुश्किल लगता है। जो नेशनल मूड दिख रहा है, और हिंसा का सामना करना मैं इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर पाऊंगा कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, लेकिन जो नेशनल मूड दिख रहा है वो इनको 4 साल का 3 साल का समय देने के लिए राजी नहीं है। लड़कियों के लिए होगा, सिर्फ लड़कियों के लिए। तो अब लड़कियां बोलेंगी, चाहे वो देश कुछ सुनेगा। और हो, लेकिन जाहिर शायद है जो मुझको कि ऐसा संसद लगता है कि जब विपक्ष को नेतृत्व परिवर्तन जाएगा, तो करा जनता लेंगे। की आवाज जनता के बीच अब जाकर उठाएगी। अमित शाह को राहुल गांधी जवाब वही देना करेंगे। पड़ेगा। देखिए आप हालांकि ये राहुल सब गांधी ने संसद इधर उधर में की भी बातें जब कि सोनिया ये गांधी कोशिश हिल की क्यों थी, गई, तो उन्हें अब तो नोटिस इन दे सब दिया की गया जगह है। आप गंभीर लोगों ने मसलों पे इडियट आइए शब्द का कि इस्तेमाल दिल्ली क्यों? में संजय राउत पैलेट ने गन इस पर किसके राहुल आदेश गांधी पे का चली, बचाव करते हुए जो कुछ कहा है, जरा किलो लगी लाठियां किसके आपको आदेश बता पे दूं, चली। इडियट शब्द का इस्तेमाल पार्लियामेंट का उन्होंने सेशन किया खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं हो गया इडियट शब्द कि के कारण अमित शाह की जवाबदेही खत्म हो गई। ऑफिस से नोटिस थमा वो गृह मंत्री आज भी हैं और तब भी थे जब ये हुआ। लेकिन जरा सुनिए यहाँ पर राहुल तो गांधी पार्लियामेंट का बचाव सेशन करते खत्म होने का हुए ये मतलब नहीं होता है कि शिवसेना यूनिटी के सांसद आप पार्लियामेंट राज्यसभा सेशन में नहीं आए तो सांसद आपकी संजय जवाबदेही राउत खत्म हो गई देश के प्रति। नहीं, आपको जवाब देना वो पेंडिंग है आपके सामने। उसके बगैर आपको भारत का यूथ जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। आप कुछ कर लीजिए, लाल किले से खड़े होकर कुछ बोल दीजिए, कुतुब मीनार से खड़े होकर कुछ बोल दीजिए। सोशल मीडिया पर उनको इस बात का कोई अभी तो उस मूड में नहीं है। और जो मैं देख रहा हूँ आज दिन में भी बहुत सारे अपने फीड्स देखे हैं कि जो जेन अल्फा है, जो स्कूल के बच्चे हैं, और उसको आप वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया है। पीढ़ी के ही विपक्षी नेता इस वो अभी बात अलग अलग है, वो यूनिफाइड नहीं है, लेकिन उसको यूनिफाइड होने में अब समय नहीं लगेगा। नहीं कर सकते। और अब तो और तीसरा जो बड़ा एक सेल्फ गोल जैसे किया पी चिदम्बरम ने कहा, मदन मिश्रा ने, पी चिदम्बरम, उन्होंने क्या कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुझे चेयरमैन, दिमागी नक्सल होने में और उनको आदेश भी वापस लिया नालसा यूनिवर्सिटी से। गर्व है। आदेश वापस देने के अगले दिन के सांसद और यानी कल सुबह ही शाम को प्रधानमंत्री को समझाइश दी थी, उनको इसलिए माफी मांगनी प्रधानमंत्री पड़ी। क्यों माफी मांगनी पड़ी, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। दिमागी नक्सल शब्द देश यानी के प्रधानमंत्री भारतीय के लाल किले भारतीय के भाषण का कई वो भारतीय इम्पैक्ट भाषाओं सोसाइटी में और नहीं हर हुआ, प्रारूप में युवाओं में नहीं हुआ। वायरल मीम्स, रील्स, इस वजह से उनको लगा कि नहीं, अब माफी मांग लेनी चाहिए। और गीतों के और लिए किसी भी तैयार यूनिवर्सिटी में, खासकर बनने वाला है। नालसर जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो 1988 में मोदी जी 1998 में बन गई थी, देखना होगा कि 1998 में बन दिमागी गई नक्सल थी। शब्द अब और किस तरह उस से यूनिवर्सिटी सरकार को में जो डराता है। अभी छात्र हैं राहुल गांधी ने उससे भी कहीं 22 ज्यादा होने 10 वाले गुना छात्रों की ताकतवर गूंज उनके पूर्व का छात्र जो होते कार्यक्रम है हैं। उसका ऐलान कर दिया कल ही। नालसर के पास आउट हुए जो वकालत की डिग्री के लोग हैं, वकील, शेयर करते हुए वो राहुल सुप्रीम गांधी कोर्ट में ने प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, कई तो जज बन गए होंगे। जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। तो राहुल वो गांधी एक लिख बहुत रहे हैं, पावरफुल देश ग्रुप के है युवाओं ने मोदी सरकार के और उसमें सामने हजारों लोग होंगे। मजबूती से खड़े होकर और उनका दबाव इतना बना कि उनको माफी मांगनी पड़ी, और यहाँ पे मामला रुकेगा नहीं। खासकर उन लड़कियों पर जिन्हें बीजेपी के देखिए वकील बहुत ताकतवर कौम होती है। करना पड़ा, लेकिन अब उनकी आवाज पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन वकीलों ने करवाया था, वकीलों का लॉन्ग मार्च हो गया था। की गूंज पुणे पहुंच तो वकील के ऊपर इतना आसान लाठीचार्ज करना भी नहीं होता। अब एक बार किरण बेदी ने किया था, आपको याद होगा। तो जाहिर है किरण बेदी अभी तक उसको को बोलने नहीं दिया जाएगा, बात तो जनता मिटा की नहीं पाई आवाज है जनता वकीलों पे की लाठीचार्ज का जाकर ही मामला। उठाई जाएगी। तो राहुल गांधी वही कर रहे हैं। वकील हालांकि नाराज राहुल हैं, गांधी ने छात्र संसद नाराज में हैं, भी जब बच्चे नाराज हैं। कोशिश की थी तो उन्हें
तो फिर इस देश में बचा कौन? कि उन्होंने इडियट बेंगलुरु में प्रशांत जी, बेंगलुरु में है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जरा उसको सुन लीजिए। NLSIU। इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने यहाँ दीक्षांत समारोह में CJI जाने वाले थे और साथ में मनन कुमार मिश्रा भी जाने वाले थे। ओम बिरला यहाँ के छात्रों ने दिया गया है। इन दोनों का विरोध कर दिया है। लेकिन यहाँ जरा के छात्रों सुनिए, ने इन यहाँ पर दोनों का राहुल विरोध गांधी का किया बचाव है, करते कह हुए दिया ये नहीं शिवसेना चाहिए, UBT ना के सांसद मनन कुमार राज्यसभा मिश्रा चाहिए, सांसद संजय माफी राउत मांगे क्या जो कह रहे करें, लेकिन ना ही CJI चाहिए। और यहाँ के जो एलुमनाई हैं उन लोगों ने भी चिट्ठी लिखी है, जो वहाँ पढ़ रहे हैं उन्होंने भी लिखी है, और जो इस बार लेने वाले थे डिग्री उन्होंने भी लिखी है। 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने चिट्ठी लिख के दे दी। नहीं चाहिए CJI, नहीं चाहिए, और न ही ये चाहिए मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन, जो 2012 से बैठा हुआ है। दिमागी नक्सल पार्टी भी अब ये है। देखिए, जंतर मंतर के बाद एक आखिरी बात ऑब्जर्वेशन दे दूं। आप जाके देख जंतर मंतर के बाद हुआ क्या है? फॉलो भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी का जो प्रोटेक्टिव शील्ड था, नेता इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं, जो उनको कवर करता था, नंबर 1 गोदी मीडिया, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट और तमाम इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पी चिदम्बरम वो सब अब निशाने पर हैं। उन्होंने क्या कहा, देखिए, सबकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। नक्सल होने में गर्व तो अब नरेंद्र मोदी जो है वो लगभग अनआर्म्ड हैं। नक्सल होने में गर्व है। मोदी मीडिया की ताकत उनके पास नहीं है। उनका IT सेल का हवा निकाल दी जनजी ने। प्रधानमंत्री उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो उनको प्रोटेक्ट करता था, सुप्रीम कोर्ट अब अपनी लड़ाई लड़ रहा है। शब्द देने के लिए एकमात्र जो अभी बचे हुए हैं जिनके ऊपर जनजी का निशाना अभी नहीं आया, वो ज्ञानेश कुमार है। भाषाओं में और हर संभव प्रारूप में जिस दिन उनके ऊपर निशाना आ गया तो उनका भी यही हश्र होगा जो मनन मिश्रा का हो रहा है, या जो गोदी मीडिया का हो रहा है, या बाकी लोगों का हो रहा है। तो बनने वाला है। जंतर मंतर के बाद जो प्रोटेक्टिव शील्ड है मोदी जी, वो नरेंद्र मोदी की हट गई। कि दिमागी नक्सल शब्द अब उनके पास वो जो क्या वो इजराइल में क्या था, वो कौन सा डोम, आयरन डोम, छात्रों की गूंज, तो वो आयरन डोम अब जो है वो भेज दिया गया है। वैसे ही जैसे ईरान ने भेज दिया। करने जा रहे हैं महाराष्ट्र। हाँ, तो वो आयरन डोम अब नहीं बचा है। वीडियो शेयर करते जी, हुए राहुल गांधी ने जी बिल्कुल बिल्कुल। और गोदी मीडिया का क्या हश्र हो रहा है, उसका एग्जाम्पल, उसका नमूना आप लोगों ने जंतर मंतर पे देख लिया होगा। कोई दिख जाए दूर दूर से गोदी मीडिया का, तो किस ढंग से उसे सम्मान वहां से बाहर किया जाता है। गर्व है, खासकर उन गलती से हम लोग भी, अगर एक दो बार तो मैं भी चक्कर में फंस गया था और हिंसा का सामना किसी ने कह दिया, लेकिन अब उनकी मतलब हालत ये थी जयशंकर जी कि अगर आपको किसी ने पीछे से हुटिंग कर दी, किसी ने कह दिया गोदी गोदी, तो फिर आप बाहर ही निकाल के वो लोग दम लेते थे। फिर आप परिचय देते रहिए कि मैं गोदी नहीं हूं। देश सुनेगा। और ये गुस्सा है, संसद में जब ये गुस्सा है, ये गुस्सा आखिर दिलाया किसने? तो जनता की आवाज, जनता इस समाज को, उस दिशा में, इस देश के युवाओं को, जेन-ज़ी को और जेन अल्फा को खासकर लेके गया कौन? यही कोशिश की थी। ये समझने की जरूरत है। नोटिस दे दिया गया है कि उन्होंने, और वहाँ हर उम्र के लोग थे, क्यों किया? जेन-ज़ी ज्यादा थे, लेकिन हर उम्र के लोग थे। जेन एक्स भी थे, मिलेनियम भी थे, आपको बता दूं कि सब थे। तो इसीलिए यहाँ जरा जयशंकर जी, जल्दी से आपके पास, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूँ। जयशंकर जी, यहाँ समझने की जरूरत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के दिमाग में ये दिमागी नक्सल कहां से आया? सुनिए, यहाँ पर राहुल गांधी का और अगर ये दिमागी नक्सल है तो सोचे तो होंगे कि इसका रिएक्शन क्या होगा। जब अर्बन नक्सल का तो एक रिएक्शन उन्होंने देख लिया था ना, ऐसा नहीं था कि पहली बार वो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले अर्बन नक्सल का रिएक्शन उन्होंने देखा, लेकिन अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल के दोनों को हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है, इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए सत्ता पक्ष को और उसके बचाव में आते हुए भी लोगों को देखा है। लेकिन क्या परिवर्तन अब इस दिमागी नक्सल और अर्बन नक्सल के बीच है? ये जरा इस भेद को समझने की जरूरत, समझाने की कोशिश कीजिए, जिसके जरिए इस देश में बदलाव की आहट कैसे आ रही है वो समझ पाएंगे। जयशंकर जी, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। जी राजीव जी, नहीं, दरअसल प्रधानमंत्री तो इस समय बौखलाए हुए हैं, अंदर से हिले हुए हैं पूरी तरह से। जिस तरह से जैन जी ने उनको ध्वस्त किया, एक तरह से कहा जाए, उनकी सिस्टम को ध्वस्त किया, उसको लेकर के सीधी सी बात है कि वो जनजी पे अटैक करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई वर्ड उस ढंग से मिल नहीं रहा था कि मान लिया काकोच कह दिया तो भोग रहे हैं उसका,
जो सीजेआई ने का खोज कर दिया, तो उसका तो नतीजा भोग ही रहे हैं लोग। अब इनको दिमाग में आया कि साहब जिस तरह से नक्सलवादी मूवमेंट को तो हमने शांत कर दिया है काफी बस्तर में या झारखंड में या अन्य इलाकों में, हमने ऑपरेशंस करके नक्सलियों के नाम पे आदिवासियों को भी मार के उनके जंगल जमीन पे कब्जा करा करके अडानी जी को दे करके हमने कर लिया है। तो अब अगर दिमागी नक्सल कहते हैं कि मतलब ये जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, खुराफाती लोग हैं ये लोग, ये दिमागी नक्सल है, तो इस तरह से कुछ ब्रांड कर दिया जाए तो साथ बन पाएगी। लेकिन वही है ना कि जब आपका दुर्दिन शुरू होता है तो फिर सारे आपके पासे उलट पड़ जाते हैं। आज यही मोदी जी और उनके लोगों के साथ हो रहा है। जयप्रकाश नारायण ने बहुत पहले कभी कहा था ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, इसका उन्होंने किया था। या इसी तरह से ये भी था कि साहब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अब इनका विनाश सन्निकट दिखाई दे रहा है, विनाश काल सन्निकट दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए दिमागी नक्सल की बात है, अगर कोई पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी बातें करता है, जो अंधभक्त नहीं है, जो गोबर नहीं खाता है, जो गोमूत्र नहीं पीता है, जाहिर सी बात है को पढ़ा लिखा है तो फिर बातें करेगा ना, परिवर्तन की बात करेगा, व्यवस्था में जो खामियां है उसको उजागर करने की बात करेगा। मैं अपने कौन लोगों में गिनता हूँ, मैं खांटी सोशलिस्ट हूँ, लेकिन दिमागी तौर पे जो नक्सल सोचते हैं या वो लोग सोचते हैं उनके साथ खड़ा पाता हूँ। मैं हिंसा की कार्रवाई में कहीं मेरा यकीन नहीं है या उस तरह की चीजों में नहीं है, लेकिन अगर सोच विचार के लेवल पे सिस्टम को गलत कहना है तो मैं कहता हूँ कि हाँ हम हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो लेकिन अब वही है, आप सोचिए कि हालत क्या पहुंच गई राजीव जी। मतलब हम लोग 3 दशकों से, तो मेरे ख्याल से मेरा भी अनुभव है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा कवर करने का जी, ये शायद पहली बार हुआ होगा ना कि पूरे सेशन में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में ना आए, संसद भवन में बैठे रहे, परिसर में बैठे रहे, लेकिन सदन में ना आए और अंतिम दिन आए भी तो आते ही वंदे मातरम हो जाए और सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर जाए। मतलब आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है, इतना साहस भी नहीं है कि आप सदन को फेस कर सके। जैसे कॉकरोच जनता गृह मंत्री से क्या मांग रहे थे, यही तो पूछ रहे थे ना कि भाई पैलेट गन का इस्तेमाल किसके आदेश से हुआ था। अब ये लोग बचाव में जो भाजपा का जो आईटी सेल है या जो उनके मंत्री या कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पे कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये टेक्निकली बात हो सकती है। जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में जो प्रदर्शन हो रहा था, संसद मार्ग पे हो रहा था, कनॉट प्लेस से लगे हुआ इलाकों में हो रहा था, पैलेट गन वहां चली थी। छात्रों ने बताया, लड़कों ने, प्रदर्शनकारियों ने बताया, जिसका पूरा शरीर गोलियों से। इस आंदोलन को ही जंतर मंतर का आंदोलन कहा जाता है। अब वो वहां से निकले संसद भवन तक के लिए वो अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं और जंतर मंतर से पहले निकलते ही संसद मार्ग पे आप आते हैं और सीधे वहां से 250, 300 या 500 मीटर की दूरी पे संसद है। हाँ, आप हम सब अच्छी तरह से जानते हैं वहाँ की भौगोलिक, और वहाँ पे आप वहां से निकले हुए, जो वहां से निकले, ये देखिए विजुअल है वहीं का जंतर मंतर का। आप वहां से निकले और आपके ऊपर लाठियों की बरसात हो रही है, आपके ऊपर कील लगी हुई लाठियों की बरसात हो रही है। पैलेट गन अगर चलाए गए और आरटीआई में एक नहीं 10-10 पैलेट गन चलाने का और उससे घायल लोगों का जिक्र आया है आरटीआई में, जबकि ये 2 हॉस्पिटल से है। हाँ, तो यही है कि भाई आपने चलाने का आदेश दिया, किसने दिया? और आज एक अमित शाह जी ने दिया, राहुल गांधी ने जो कुछ मजिस्ट्रेट ने दिया। मजिस्ट्रेट तो पैलेट गन का दे नहीं सकता है जब तक हायर अब से आएगा नहीं। पैलेट गन मामूली बात नहीं है ना, पैलेट गन है कि जब एकदम दंगाई हो, दोनों तरफ से हथियार लेकर के और लोग ये कर रहे हो तो उसको डिस्पर्स करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल करने की बात होती है। यहाँ तो छात्र निहत्थे छात्र थे भाई, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, हिंसा का सामना करना पड़ा। वो अपनी बात कह रहे थे, नारे लगा रहे थे, पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे, आपने पैलेट गन चलाया, लेकिन आप उसको ऑन तो करो ना। लेकिन आप आप में इतना हिम्मत नहीं हो पाई कि आप संसद के भीतर इस बात का जवाब दे सके। मुंह छिपाते हुए बैठे हुए घूम रहे थे लोग, ये साथ पहली बार ही हुआ है। तो इसी तरह से मैं कह रहा था कि जैन जी का जो उभार है,
चाहे वो किसी बहाने हुआ हो। आप उसको अर्बन नक्सल कहिए, आप उसको दिमागी नक्सल कहिए, आप उसको खालिस्तानी कहिए, आप उसको पाकिस्तान प्रायोजित कुछ भी कहिए, लेकिन अब जेन जी आपके झांसे में आने वाला नहीं, संसद आवारा नहीं हो पाई। आप अपने बहुमत के घमंड में आपने ये सब नहीं कर पाया। जो चाहते थे कि हम 3 विधेयक पास करा लेंगे, वो जो परिसीमन वाला है, महिला आरक्षण वाला है, अच्छा बार बार झूठ बोलते हैं ये कि महिला आरक्षण पे बताइए विपक्ष की राजनीति। अरे भैया, अगर महिला आरक्षण ये है तो फिर 2023 में क्या आपने पास किया था, ये बताना चाहिए, अपोजिशन को भी बताना चाहिए और इनको भी बताना चाहिए कि आप तो पहले पास कर चुके हैं भाई, और उस पर सारे लोगों ने साथ दिया था। दूसरी बात यह है कि देखिए सीजेआई के साथ एक मनन मिश्रा जी हैं जो लायल धन किंग वाली भूमिका में वकील रहे हैं, बार काउंसिल के चेयरमैन हैं। मैं आपसे बताऊं, थोड़ा बहुत हमारा भी उनसे पाला पड़ा था। जब प्रेस काउंसिल में वो मेंबर अपने को खुद ही उन्होंने नॉमिनेट कर लिया था। बार काउंसिल का भी प्रतिनिधि होता है हमारे यहाँ जी। किसी भी बैठक में आते नहीं थे तो हमने उनकी मेंबरशिप रद्द कराई। हमने कहा कि इस आदमी को यहाँ प्रेस काउंसिल में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और बहुमत से हम लोगों ने उसको पास किया, उनकी मेंबरशिप चली गई थी। लेकिन है चूंकि लायल धन किंग वाली बात है, अब वो बोल गए, हम उनको डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन हम उनको वकालत नहीं करने देंगे और ये मेंबरशिप नहीं देंगे। क्या मतलब है भाई? ये भक्ति और है, आग बबूला इसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति, हाँ भक्ति, वही भक्ति मतलब है। लायल धन की भक्ति में भक्ति में आप 450 बच्चों के भविष्य को खत्म कर दोगे। खत्म कर दे रहे हैं भाई। राज्यसभा मिल गया है उनको, अब वो सोच रहे होंगे उसके कुछ आगे भी कुछ मिल जाए। आज सोचिए जयशंकर जी, अगर देश के युवा अभी जागे नहीं होते तो अभी तो ये फरमान लागू हो जाता। हाँ बिल्कुल हो जाता, क्यों नहीं हो जाता? फरमान लागू हो जाता, भविष्य खराब। आप सोचिए कि आज हालत ये हो गई है राजीव जी कि मैं सीजेआई को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मेरी मौखिक टिप्पणियों को ऐसा दिखा दिया। भाई आप ही ने तो कहा था ना कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके ये वीडियो देखता रहूं। जब पुलिस की बर्बरता के वीडियो दिखाना शुरू किया लोगों ने कोर्ट में, आपने वो भी कहा था। लेकिन हर बात से पलट रहे हैं, कह रहे कि मीडिया ने मुझको मिसकोट किया गया। मतलब मीडिया तो वहां रह करके वही करता है जो आप कहते हैं, जो होता है फैसले होते हैं उसी को तो कोट करता है। लेकिन हालत यह है कि चूंकि जेन जी अब सामने आ गया है, खुल करके सड़क पर आ गया है, और राहुल गांधी के रूप में उसको एक नेता भी मिल गया है। राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों की गूंज के कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं तो मतलब क्या बताऊं, जो प्रयागराज में हमारे इलाहाबाद में जिस ढंग का दृश्य देखा हमने, सारे दुष्चक्रों के बावजूद सरकार ने, प्रशासन ने हर तरह से किया कि कई उनकी छात्रों की गूंज की रैली होने न पाए, सभा होने न पाए। इसके बावजूद जो हुजूम जोड़ा, मैंने कहा कि नहीं वो लहर है, वो गूंज का कोई ये नहीं, एक लहर है। कब ये आंधी और तूफान बन जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि वो होते जा रहा है। और पार्टी के अंदर मैं बताऊं, कभी हम लोग चर्चा करेंगे, सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर अविश्वास, और आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल खुलेआम मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषण कर रही हैं, उनके गृह जिले में जाके, उनके जिले में गोरखपुर में जा करके उनके बारे में बोल रही हैं। उनका भ्रष्टाचार जो 12 वर्षों का भ्रष्टाचार है, सड़कों पे, गलियों में, पुलों पर साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे सड़कें बनाई है, कितना लूटा है इस देश को इन्होंने 12 वर्षों में, आज वो खुल करके सामने आ रहा है। मतलब ये सबसे बड़ी बात यही है। तो इन सारी चीजों को लेकर के बौखलाहट है। आप अर्बन नक्सल कह लीजिए, आप दिमागी नक्सल कह लीजिए, लेकिन जेन जी को आप रोक नहीं सकते हैं। उसके आगे पीछे अगर जेन अल्फा भी खड़ा होगा तो हम जैसे लोग भी कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द खड़े ही रहेंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार दिमागी नक्सल, अब सबका सरनेम ये लगना शुरू हो जाए, जो भी दिमाग वाला है वो दिमागी नक्सल है। जी राजीव जी शुक्रिया। आज सुबह सवेरे मैंने स्वतः प्रेरणा से अपने एक्स पोस्ट पर प्रेम कुमार दिमागी नक्सल लिख लिया और उसको मैंने स्नैपशॉट बना करके पोस्ट भी कर दिया। तो मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन था कि इस पर इतनी प्रतिक्रिया होगी, और कई लोगों ने मुझे भी सुझाव दिया कि आप दिमागी नक्सल पार्टी बना लें, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता और उसकी अपनी वजह है। लेकिन दिमागी नक्सल जो बात
कही जाती है, जो शब्द आया, दरअसल कम अक्ल संघी ही दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल आरोप के क्रम में कर सकता था, जो दिखा लाल किले से। बेअकल लोगों की जुबान से जब बोला जाता है, संघी अक्सर अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, बेअकल लोगों की जुबान से बोला करते हैं, तो वो बेअकल लोगों की जुबान से इस शब्द को टॉस किया गया। लेकिन जानते हैं, नक्सल जो शब्द है, बिना दिमाग के तो नक्सल हो ही नहीं सकता। नक्सलबाड़ी गांव से उपजा हुआ शब्द है, जहां पर के किसानों ने आंदोलन किया दार्जिलिंग के इलाके में, बंगाल के इलाके में, और वहां से जब चेतना जगी किसानों की, तो नक्सलबाड़ी जगा, और नक्सलबाड़ी जगा तो पूरे देश में एक आंदोलन शुरू हुआ। और वो जो नक्सल के नाम पर मूवमेंट चला, उसको बाद में पेंट किया जाता रहा, नक्सल को बदनाम कर दिया गया कि ये हिंसक हैं, हिंसा में विश्वास करते हैं, इस तरह से। मैं ऐसा बोल रहा हूं, थोड़ा सा ठहर कर बोलना चाहता हूं कि आज के दौर में मुझे ज्यादा समझ में आता है, पहले समझ में नहीं आता था। आज के दौर में जब एक तरफा संवाद होता है, तो हम जैसे लोगों को कोई कभी भी देश विरोधी, पाकिस्तान समर्थक, सोरोस का फंडेड, चाइनीज समर्थक, भारत विरोधी, कुछ भी एक तरफा जो है थोप दिया जाता है, कह दिया जाता है। किनको? जो सवाल पूछते हैं उनको, जो बोलते हैं निर्भीक होकर उनके लिए। तो इसकी काट करने के लिए अगर हमें कोई मंच ही नहीं मिलेगा, तो हमारे ऊपर तो छेपे गए शब्द सब सार्थक हो जाएंगे, देश विरोधी भी हो जाएंगे, सारी बातें सही हो जाएंगी। नक्सलियों के साथ भी यही हुआ। नक्सलियों को तो किसी ने मंच दिया नहीं कि वो कभी बोले। नक्सली का मतलब जो नक्सल, जो किसानों के लिए बोलते हैं, जो मजदूरों के लिए बोलते हैं, जो व्यवस्था में बदलाव की बात करते हैं। अब उसमें हिंसा और नहीं हिंसा नहीं हो, इसका फर्क अलग है, वो अलग डिबेट है। लेकिन जिसमें चेतना हो, जो बदलाव चाहता हो, जो गरीबों के लिए बोलता हो, यही तो नक्सल है। लेकिन नक्सल शब्द को एक तरफा सरकारी संस्थानों ने बदनाम करते हुए उसको हिंसा का पर्याय साबित कर दिया। अब उसी चीज का फायदा आज नरेंद्र मोदी उठाना चाहते हैं। अर्बन नक्सल कहा था। अर्बन नक्सल टर्मोलॉजी जब धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगी और इनको उपलब्धि बताने के लिए लाल किले से कुछ मिला नहीं, तो वो सोच, नक्सलवादी सोच, नक्सल की विचारधारा या कम्युनिज्म की भी विचारधारा जो एक दूसरे के इर्द गिर्द ही रहती है, तो उस जो कि दुनिया में अपना प्रभाव कम होती गई है उसका। और भारत में भी आप देखते हैं वामपंथी का शासन खत्म हुआ है, न त्रिपुरा में बचा, न केरल में बचा, न बंगाल में बचा, उसको पहले ही खत्म था, केरल भी गया हाथ से। तो ऐसे में उनको जो नक्सलवाद के बारे में उन्होंने जो घोषणा की थी, हम नक्सल मुक्त भारत बनाएंगे, और नक्सल मुक्त भारत हो गया है, ये सारी चीजें कर लेने के बाद फिर उसी चीज को वो उपलब्धि बताना चाह रहे। देखिए, आतंकवाद की जो घटनाएं 2013 तक होती रही, 14 से ठीक पहले तक, तो उसका भी श्रेय ये सरकार लेती है। कहते हैं आतंकवाद हम ही ने खत्म किया, जबकि सच ये है कि स्लीपिंग मॉड्यूल से लेके दूसरी चीजें सब यूपीए सरकार में खत्म हुई। उसका असर हुआ कि आने वाले समय में आतंकवादी घटनाओं से देश बचा रहा। तो उसी तरीके से अब नक्सलवाद का जो संगठनात्मक ढांचा है खत्म हुआ, तो वो समय के साथ साथ और अपने कारणों से खत्म हुआ। वरना बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ में तो नक्सलवादियों का तांडव हुआ था और कांग्रेस का पूरा नेतृत्व खत्म हो गया था। तो ये कभी रोक नहीं पाए थे नक्सलवादियों को से लड़ाई में। और नक्सलवादियों ने कभी संघी और बीजेपी को टारगेट किया हो ऐसा भी नहीं है। उन्होंने सबसे ज्यादा कांग्रेस को टारगेट किया, सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों को टारगेट किया, अगर हम थोड़ा इतिहास में जाए तो ये भी फैक्ट है। तो उसको ये श्रेय लेने के लिए एक उसी टर्मोलॉजी को अर्बन नक्सलाइट जिसका प्रभाव खत्म हो गया था, इन्होंने एक नया टर्म इजाद किया ताकि इसके इर्द गिर्द बज पैदा किया जा सके, इसका श्रेय लिया जा सके। लेकिन इन दिनों
अब ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका ठीक उल्टा हो रहा है। अब क्या है कि आप बोल रहे हैं दिमागी नक्सल, हेट के साथ बोल रहे हैं, नफरत के साथ बोल रहे हैं, और देश जो है बहुत वेलकम कर रहा है, हाँ हम दिमागी नक्सल हैं, हम दिमागी नक्सल हैं। दिमागी नक्सल का मतलब वो नहीं जो आपने देश को समझा रखा है। दिमागी नक्सल का मतलब वो जो चेतना से लैस हो, जो व्यवस्था में परिवर्तन चाहता हो, जो गरीबों की बात करता हो, जो किसानों की बात करता हो, वो दिमागी नक्सल है। और इसी सोच के साथ हमने शुरुआत की थी आज के दिन की, जब अपने नाम के आगे हमने दिमागी नक्सल जोड़ करके अपने एक्स हैंडल में बदलाव लाया। ये पूरा किस्सा उस प्रश्न का है जो जहां से आप बात शुरू कर रहे थे। अब दूसरा कोई प्रश्न हो तो आप जरूर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आता हूं आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण, दिमागी नक्सल आखिर कौन है ये समझना जरूरी है, और क्या इस शब्द का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी ने एक नई आफत मोल ली है, और इस नई आफत में कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि देश में बदलाव की आहट है। अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, बिल्कुल देश में बदलाव की आहट क्या है, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आहट से आगे की चीज़ हो चुकी है। आहट जो था राजीव जी वो जनता मंतर के आंदोलन से पहले था, जब कॉकरोच कहा था सीजीआई ने, लेकिन 20 जुलाई के बाद तो राजीव जी वो दरवाजे में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। 20 जुलाई के बाद से तो अब ये बदलाव की प्रक्रिया चालू है। मुझे खतरा राजीव जी और है, वो खतरा ये है कि अब मोदी जी ने तो कह दिया दिमागी नक्सल, लेकिन दिमागी नक्सल के जवाब में जो चल रहा है 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र, अब भक्तगण कहीं जो आप प्रेम कुमार जी ने लिख लिया आपने नाम किया आगे दिमागी नक्सल, अब भक्तगण जो है राजीव जी वो ना लगाने लग जाए कि मैं भी बंदर, मैं भी चौकीदार, चोर की तरह से मैं भी चौकीदार करने लग गए थे। तो भक्तगण जो है वो ना लगाने लग जाए मैं भी बंदर, तो बंदरों की फौज आ जाएगी राजीव जी सोशल मीडिया पे। तो बंदरों की फौज तो बड़ी खतरनाक होती है, तो ये राजीव जी बंदरों की फौज आ जाएगी, तो है ही बंदर, आ ही जाएंगे बंदरों की फौज। बहरहाल राजीव जी, ये दिमागी नक्सल जो राजीव जी लेकर लाया गया शब्द जो है, इस पर हम लोगों ने कल भी काफ़ी चर्चा की थी कि दिमागी नक्सल क्यों लाया गया, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। कुल मिला के राजीव जी, आप अब कुछ भी टर्मिनोलॉजी लेकर आ जाइए, आप अब चाहें अपनी कोई भी गोल पोस्ट चेंज कीजिए, आप चाहें अब किसी को भी निशाने पर रखिए, लेकिन जो जेन जी और जेन अल्फ़ा अब सड़क पर उतर चुका है, ये वापस घरों में जाने वाला नहीं है। ये वापस घरों में तब जाएगा जब आपको सत्ता से विदाई कर देगा। ये मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं, ये बात उनको समझनी पड़ेगी। क्योंकि राजीव जी, जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है छात्रों के साथ में, नौजवानों के साथ में, उनकी समस्याओं को लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो ये गुस्से को और बढ़ाने वाली ही है। इससे गुस्सा कम होने वाला किसी भी तरीके का नहीं है। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जो है रात को 12 बजे तो रील बना देते हैं, लेकिन लाल किले की प्राचीर से एक शब्द भी जो है जेन जी और जेन अल्फा के लिए उनके श्रीमुख से नहीं निकलता है। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं कि क्या है। तो राजीव जी, अगर ये आता हुआ तूफान देखकर और आप ये चाहें कि पेंडुलम जो है उसकी आप दिशा बदल देंगे तो उससे तूफान रुक जाएगा, तो वो तूफान रुकने वाला नहीं है। तूफान जो चल चुका है वो तूफान आएगा ही, उसकी गति अब कम नहीं होनी है। कोई भी पश्चिमी विक्षोभ जो है उस गति को कम नहीं कर सकता है। तो मोदी जी, अब उसका इंतजार आप मत कीजिए कि इसकी गति कम होगी। अब आप रास्ता ये ढूंढिए कि इस तूफान से तो बच नहीं पाएंगे, तो अपना बचने का रास्ता ढूंढना शुरू कीजिए। तो वो आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आप तो उससे तूफान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो तूफानों से जो है राजीव जी 56 इंच की छाती से नहीं लड़ा जाता है। छाती जितनी चौड़ी होती है तूफान उतनी जोर से प्रहार करता है। तो अगर आपकी वास्तव में 56 इंच की छाती है तो उसमें प्रहार तूफान का उतना ही ज़्यादा भी होगा। तो ये समझ में आता है। तो अब राजीव जी, मोदी जी को जो करना है वो तो मोदी जी करेंगे, खैर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से अब जनता ने मोर्चा खोला हुआ है, तमाम विजुअल जिस तरीके से आ रहे हैं, छात्रों के आ रहे हैं, जन अल्फा के आ रहे हैं, स्कूलों से आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो वो नारे लगा रहे हैं, लेके रहेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। आज़ादी शब्द से तो राजीव जी इनको इतनी ज़्यादा दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था ये अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे, तो इसलिए आज़ादी शब्द से ही इन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़े। देश आज़ाद हो गया तो इन्हें बहुत परेशानी हुई थी। इनके जो दूसरे गुरु थे, गुरु गोलवलकर राजीव जी, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 22 अगस्त या 21 अगस्त 1947 को पंजाब के फगवाड़ा में गुरु गोलवलकर ने कहा था कि जो लोग आज बड़ी खुशियां मना रहे हैं कल को यही कहेंगे कि अंग्रेज वापस लौट कर आ जाएं। तो ये तो राजीव जी आज तक इंतजार कर रहे हैं गुरु गोलवलकर, तो कब के चले गए ऊपर वाले के पास, ये अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि अंग्रेज लौट कर आएंगे और इस देश के ऊपर कब्जा करेंगे।
तो ये जो कर रहे हैं राजीव जी, ये देश के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा कराने के लिए कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार तो खासतौर से राष्ट्रीय सेठ के लिए काम कर रही है पूरी तरीके से, जो भी इनके कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दूसरी प्रेम कुमार जी ने बड़ी अच्छी बात कही राजीव जी कि नक्सलवादियों से इनका कोई दुश्मनी थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। हम लोगों ने देखा है कि छत्तीसगढ़ में हर चुनाव में जो जिनको इन्होंने निपटाया माओवादी, वो सब माओवादी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया करते थे। बस्तर से अगर भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत कर आ जाती है तो किसकी वजह से आ जाती है? माओवादियों की मदद से आ जाती थी। लेकिन राजीव जी जो किशन जी के कंधे पर चढ़कर ममता बनर्जी पहुंची थी और उन्होंने माओवादियों के साथ किया, तो वही ये भी माओवादियों के कंधे पर चढ़कर आते हैं तो माओवादियों के साथ ये भी कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि नक्सलवाद जो खत्म हो गया है लेकिन दिमागी नक्सल हैं। तो भाई जिसके पास दिमाग नहीं है राजीव जी, उसको तो हर दिमाग वाला व्यक्ति दिमागी नक्सल नजर आएगा। तो ये आपकी कमी है भाई कि आपके पास दिमाग नहीं है, हमारी कमी थोड़ी है, अल्लाह मियाँ की कमी थोड़ी है, आपकी कमी है कि आपके पास दिमाग नहीं है। तो आप जिसके पास भी दिमाग, हर किसी को आप दिमागी नक्सल समझ लग जाएंगे। भाई जिसके पास दिमाग है वो हर कोई दिमागी नक्सल नहीं होता है, ये समझने वाली बात है। पहले नक्सल क्या है ये आप समझ लीजिए, आप में कितनी समझ है जो आप नक्सल समझेंगे कि नक्सल होता क्या है। और राजीव जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कई कि नक्सलवादी देशद्रोही नहीं है, माओवादी भी देशद्रोही नहीं है। उनकी अपनी मांगे हैं, उनके रास्ते से आपको आपत्ति हो सकती है, हम सबको आपत्ति है, हिंसा का रास्ता जो हिंसा के रास्ते से। लेकिन क्या उनका कॉज गलत है? क्या मजदूरों किसानों की बात करना गलत है? क्या प्रकृति की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना गलत है, जिसको आपकी सरकार लूटे ले रही है, लूटकर एक राष्ट्रीय सेठ को दिए दे रही है? क्या ये कॉज गलत है? तो क्या प्रकृति की रक्षा करने की बात करने वाले लोग, इस देश के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की बात करने वाले लोग, इस देश की प्राकृतिक संपदा की रक्षा की बात करने वाले लोग देशद्रोही हो गए? और आप ही सर्टिफिकेट बांटने वाले कि कौन देशद्रोही है कौन देशभक्त है? पहले तो आप अपना सर्टिफिकेट दीजिए कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है। आपकी सरकार की जो सारे क्रियाकलाप है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है कि आपकी सरकार जो इस देश के खिलाफ हो गई, जो उसकी नीतियां हैं। तो राजीव जी ये मोदी जी का जो किस्सा है, ये मोदी जी ठीक है लाल किले से आप प्रधानमंत्री तो आपको मंच मिल गया तो आप वहाँ से बोल लीजिए कुछ भी, तो आपके इस बोलने से देश चलेगा ऐसा नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि अब देश आपके एक एक शब्द का अर्थ निकाल रहा है और अर्थ ही नहीं निकाल रहा है, अब उससे सवाल कर रहा है और उन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। आखिर क्या है मसला है कि अमित शाह जी जाते हैं, अभी तक तो मोदी जी को डर लगा करता था राजीव जी छात्रों नौजवानों से, काला कपड़े से डर लगा करता था, तो अब अमित शाह जी जाते तो अमित शाह जी के भी जाने से पहले अब जो है छात्रों की गिरफ्तारियाँ होने लग जाएंगी। तो आप पुलिस स्टेट बनाने पर उतर चुके हैं, सीधी सीधी बात कही है इसको, तो इसीलिए आपको दिमागी नस्ल सब नज़र आते हैं। लेकिन आपको कुछ भी नज़र आए, ये देश देख रहा है कि आपकी सरकार देश के खिलाफ काम कर रही है।